आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेशन यानी श्वसन के बारे में। श्वसन क्या होता है उसके बारे में सुनते हैं, ठीक है? शरीर के विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मात्रा में या कह सकते हैं अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें कैसे मिलेगा? तो यह ऊर्जा हमें एंजाइम की मदद से तथा भोजन के ऑक्सीकरण, जो हमने भोजन खाते ना उसका ऑक्सीडेशन होता है, तभी हमें क्या होता है, वो एटीपी के रूप में क्या होता है, वो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोल देंगे? श्वसन बोल देंगे। श्वसन का डिफिनेशन हम फिर से एक बार सुनते हैं। हमने देखा शरीर के विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन यह ऊर्जा हमें एंजाइम की मदद से तथा भोजन के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। भोजन के फलस्वरूप एटीपी के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है? इस प्रक्रिया को ही क्या बोल देंगे हम? श्वसन बोल देंगे, ठीक है? रिस्पायरेशन बोल देंगे। तो देखो हम बोर्ड पे ना लिख करके आपको बताते हैं, ठीक है? देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? रिस्पिरेशन के बारे में, ठीक है? रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हिंदी में श्वसन। श्वसन बोलते हैं। ये श्वसन होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? क्या होता है? श्वसन, ठीक है? ये श्वसन होता है क्या है? शरीर के विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए शरीर के शरीर के विभिन्न शरीर के विभिन्न क्रियाओं शरीर के विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक अत्यधिक ऊर्जा अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने क्या लिखा है श्वसन का डिफिनेशन? शरीर की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एंजाइम की मदद से यह ऊर्जा एंजाइम की मदद से तथा भोजन के ऑक्सीडेशन भोजन के ऑक्सीकरण भोजन के ऑक्सीकरण भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें हमने क्या लिखा है? एंजाइम की मदद से तथा भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। एटीपी के रूप में एटीपी के रूप में प्राप्त होती हैं। इस प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। देखो श्वसन यानी रिस्पिरेशन का डिफिनेशन क्या लिखा? शरीर के विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एंजाइम की मदद से तथा भोजन का किसका ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें किसमें प्राप्त होता है? एटीपी। देखो एक वर्ड्स आया यहाँ पे एटीपी। एटीपी का मतलब क्या होता है? ए फॉर होता है एडिनोसिन टी फॉर होता है ट्राई, पी फॉर होता है फॉस्फेट, ठीक है? इस फॉर्म में हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। तो देखो हम जो भोजन खाते हैं ना, जब हम भोजन खाते हैं तो क्या हमें ऊर्जा मिल जाएगा उससे? नहीं, वैसे ऊर्जा नहीं मिलेगा। जो हमने भोजन खाया ना, उस भोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, नहीं? उसके बाद क्या होगा? वो भोजन छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटकर हमें क्या करेंगे? ऊर्जा देंगे। तब ये कैसे होगा और ये किसके मदद से होगा? तो ये एंजाइम सेक्रेट करता है हमारा बॉडी, जिसके कारण क्या होता है? वो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, उस भोजन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, जिस कारण हमें क्या किसके फॉर्म में?
एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन एक पूछ लेता ना कि एटीपी का पूरा नाम क्या है या एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखो हम यही लिखेंगे या ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ए फोर होता है एडिनोसिन, टी फोर होता है ट्राई, पी फोर होता है फॉस्फेट। ठीक है, तो हो गया एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आप इसको याद रखेंगे। हम एक बार लास्ट बार आपका डिफिनेशन और बोल देते हैं। रिस्पिरेशन का डिफिनेशन हमने क्या लिखा है, हमने बोला है शरीर के विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हमें कोई काम करना होता है ना, तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा खर्च होता है। वो ऊर्जा हमें कैसे मिलता है, तो हम खाना खाते हैं ना, उससे मिलता है। तो क्या आपने खाना खा लिया तो उससे ऊर्जा मिल गया क्या, नहीं। जब हम भोजन खाते हैं ना, तो उसको एंजाइम की मदद से तथा उस भोजन को एंजाइम की जरूरत पड़ता है, उस भोजन को ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, तब वो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट कर क्या करते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तब जाकर हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, ये प्रोसीजर है ऊर्जा प्राप्त होने का। भोजन खाने से सिर्फ ऊर्जा नहीं मिल जाता, उस भोजन का ऑक्सीडेशन होना क्या है, जरूरी है, तब हमें ऊर्जा मिल पाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है हमने, रिस्पिरेशन यानी श्वसन का डेफिनेशन लिखा है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एंजाइम की मदद से तथा भोजन के ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण से हमें क्या होता है, एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो श्वसन कितना प्रकार का होता है, तो हम लिखेंगे श्वसन दो प्रकार का होता है। श्वसन कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। हम पहला लिखते हैं इसमें, आपका पहला होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन इसको हम बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं वायवीय श्वसन हिंदी में, वायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन है और दूसरा आपका है अवायवीय श्वसन। तो पहले हम वायवीय श्वसन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसा श्वसन, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। उसे वायवीय, उसे वायवीय श्वसन, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमने दूसरा हम पढ़ने वाले हैं अवायवीय के बारे में। देखो पहले इसको समझ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। दूसरा है एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, इसके बारे में लिखेंगे वैसा श्वसन जो, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती हैं, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती हैं, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। देखो हमने पढ़ाया श्वसन कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नहीं, पहला था वायवीय श्वसन, दूसरा क्या है, अवायवीय श्वसन। पहले दोनों को समझ लेते हैं। हम लिखा देखो वायवीय श्वसन लिखा वैसा श्वसन जो कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा, तो उसको वायवीय श्वसन बोल देंगे। दूसरा लिखा है एनारोबिक रिस्पायरेशन, इसको लिखा हमने हिंदी में अवायवीय श्वसन। तो वो लिखा है इसके बारे में, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के क्या होगा, अनुपस्थिति में होगा, उसको क्या बोल देंगे,
अवायवीय शोषण। ठीक है, आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा और बायोलॉजी में एक चैप्टर आपका है 6 नंबर पे आपका एक्सरसाइज 6 में रिप्रोडक्शन नहीं जनन के बारे में, प्रजनन के बारे में, तो वहाँ पे पढ़ते प्रजनन भी 2 प्रकार का होता है, लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है। लैंगिक में आपने सुना होगा कि उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, अलैंगिक में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। तो जहाँ भी हिंदी वर्ड्स में ना आ जाए और इंग्लिश वर्ड्स में ए आ जाए, उसका मतलब क्या होता है? नहीं। देखो यहाँ पे आ आया हुआ है कि नहीं? देखो यहाँ वायवीय है, यहाँ पे अवायवीय लिखा हुआ नहीं, आ गया। इंग्लिश में देखो एरोबिक है, एनारोबिक है, ठीक है, इसमें थोड़ा अलग है, तो इसका मतलब है नहीं होता है, ठीक है। आ का मतलब क्या नहीं? यहाँ देख लो वायवीय शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जरूरत हो रहा था नहीं, लेकिन अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूर है क्या? है क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता है, ठीक है। ये था क्लियर। तो हम वायवीय शोषण किसको बोलेंगे? यानी वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको वायवीय शोषण बोल देंगे, और वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका अवायवीय, ठीक है। तो वायवीय अवायवीय से हमें पता चल गया, वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा, अवायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगा। अब हम बोले थे भोजन का ऑक्सीडेशन ना, तो देखो हम एक रिएक्शन लिखते हैं, ये करेगा किसका ऑक्सीडेशन? तो ग्लूकोज का ही करेगा ना। तो हम देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, C6H12O6 किसका उपस्थिति में वो लिखा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ये, तो ये क्या बना देगा? तो ये बना देगा आपका CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP, 38 ATP क्या बना देगा? ऊर्जा बना देगा, ठीक है। तो देखो हमने लिखा क्या, इसका रिएक्शन क्या लिखा? वैसा शोषण जो उसकी उपस्थिति में होता है उसे वायवीय शोषण कहते हैं। तो ये वायवीय शोषण में जो काम करेगा तो ग्लूकोज की उपस्थिति में होगा ये नहीं, तो ये ग्लूकोज किसमें टूट जाएगा? CO2 में, H2O में, और कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? तो 38 ATP ऊर्जा ये देगा आपको। अब देखो हम बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन देखो 6 है नहीं, यहाँ पे कार्बन देखो सिंगल ही है ना, इधर कार्बन तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 6 करना हमको, तो यहाँ पे अगर हम 3 लगाते हैं तो 3 दूनी 6 कार्बन हो जाएगा हमारे नहीं, यहाँ पे 6 कार्बन हो गया। फिर हाइड्रोजन देखते हैं 12 है, इधर हाइड्रोजन देखते हैं तो क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है, तो यहाँ भी 6 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 12 हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 6 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? इधर भी आपका ऑक्सीजन क्या है? 6 ही है नहीं, इधर भी 6 है, तो क्लियर हो गया है, हो गया ना क्लियर? ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ठीक है ना, 6CO2 ग्लूकोज C6H12O6, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक तो है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये इसके बाद है अवायवीय शोषण। तो अवायवीय शोषण भी क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन का अनुपस्थित है ना, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का C6H12O6, यहाँ ऑक्सीजन वगैरह तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्या बनाएगा? तो ये बना देता है C2H5OH, क्या बनाएगा? C2H5OH, एथिल अल्कोहल बनाता है, प्लस क्या बना देगा? CO2 बनाएगा, और आपका सिर्फ 2 ATP ऊर्जा बनाएगा, सिर्फ 2 ATP क्या बना पाएगा? ये ऊर्जा बना देगा, ठीक है। इसको भी हम, हाँ, तो अवायवीय शोषण होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तब ना भोजन का अच्छे से ऑक्सीडेशन होगा। तो देख लो भोजन का अच्छे से ऑक्सीडेशन हुआ तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुआ है? ऊर्जा प्राप्त हुआ, 38 ATP ऊर्जा प्राप्त हुआ नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन का अनुपस्थिति था, इस वजह से इसमें बहुत कम मात्रा में क्या हुआ है? ऊर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो जितना ज्यादा भोजन रहेगा, जितना भोजन ऑक्सीजन मिल पाएगा ज्यादा, उतने अच्छे से भोजन का क्या हो पाएगा? ऑक्सीडेशन हो पाएगा, ठीक है। इस वजह से वायवीय शोषण में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस हुआ है, और इसमें क्या हुआ? बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस हुआ है। देखो C6 लिखा हुआ नहीं, तो ये कार्बन कितना है? 6 है, यहाँ पे कार्बन देख लो, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी 2 1 3 ही, हमको 6 करना ना, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये C2 मेथ एथ C2H5OH क्या है? एथिल अल्कोहल है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं 2CO2, तो हमारा हो जाएगा कार्बन, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 2 6 होगा,
अब हाइड्रोजन 12 हमें करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 5 है। कितना है हाइड्रोजन, C2H5OH है ना, तो हाइड्रोजन कितना हमें है, हाइड्रोजन हमको पास है 5 है, और इधर भी तो है 6 है। हाइड्रोजन तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 4 2 6 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हमें लगता है आपको इजी तरीका से इतना समझ में आ गया होगा। हम फिर से एक बार इसको क्या करते हैं, बता देते हैं। ठीक है, देखो हमने श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें लिखा है श्वसन क्या होता है, तो हमने लिखा शरीर की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। यह ऊर्जा एंजाइम की मदद से तथा भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें एटीपी के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, ये बोल दिया। फिर बोला श्वसन कितना प्रकार का होता है, तो श्वसन 2 प्रकार होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन कहाँ पे होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ पे नहीं होता होगा, तो हमने लिखा अवायवीय के बारे में, किसमें ऑक्सीजन के ये श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हमने इसका रिएक्शन भी लिख दिया, देखो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता होगा ना, तो ग्लूकोज का उपस्थिति था तो बना दिया, ये बना दिया CO2 है ना, CO2 का मतलब क्या है, ये क्या बना दिया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये बना दिया आपका जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना दिया। ठीक है, और 38 एटीपी ऊर्जा बना दिया। नहीं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी था, ऑक्सीजन था ही नहीं, तो ये क्या कर दिया, एथिल अल्कोहल बना दिया, मेथ एथ नहीं, C2 है ना, तो मेथ के बाद क्या था, एथ, और ये अल्कोहल है ना, तो हो गया ये एथिल अल्कोहल। ये क्या है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, ठीक है, और ये आपका कार्बन डाई ऑक्साइड, ये आपका क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पर से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो बता देते हैं हम आपको। उन्होंने श्वसन का डिफिनेशन बोलेगा, श्वसन को परिभाषित कीजिए तथा इनके प्रकार को लिखिए, तो आप पूरा क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना। कभी एक क्वेश्चन और यहाँ पर से और बन सकता है, बोलेगा ना कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में क्या करें, अंतर करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर करने के लिए देख लेते हैं। देखो वायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो रहा था, और अवायवीय श्वसन था ना, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा था। तो पहला अंतर अगर लिखने आ जाए हमको, तो हम क्या लिखेंगे कि वायवीय श्वसन जो है ना, ऑक्सीजन के क्या होता है, उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन तरफ लिखेंगे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे वायवीय श्वसन में कि वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। देखो हो रहा है अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण, तो लिखेंगे वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, और अवायवीय श्वसन में क्या होता है, कम ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अत्यधिक होता है तो कितना होता है, 38 एटीपी, ये भी लिख सकते हैं कि इसमें 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि यह वायवीय श्वसन ना 2 चरण में पूरा होता है, और अवायवीय श्वसन एक ही चरण में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन में क्या लिखेंगे कि वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है, और दूसरा चरण कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, अवायवीय श्वसन में लिखेंगे कि यह एक ही चरण होता है, वो कोशिका द्रव में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में क्या कर लिया हमने, अंतर कर लिया ना, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर कंप्लीट हुआ कि नहीं, 4 पॉइंट हमने क्या कर दिया, आपको बता दिया है। ठीक है, और एक और लिखना चाहते हो तो रिएक्शन से पॉइंट एक लिख देना। ठीक है, हमने श्वसन जो पढ़ा था ना, उसमें वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर कर लेते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो हम आपको लिख लिख कर बताते हैं। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अगर अंतर लिखना आ जाए ना, तो पहले क्या करना है, इधर लिखना है वायवीय श्वसन, इधर लिखेंगे वायवीय श्वसन, और इधर लाइनिंग खींच कर ना लिखेंगे अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक है,
अब वायवीय श्वसन में ना पहला अंतर क्या लिखेंगे, पहला अंतर लिखेंगे वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन लिखेंगे, वायवीय श्वसन, इसके पहला अंतर लिखेंगे वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। इधर तरफ लिखेंगे पहला पॉइंट, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, पहला लिखा हमने वायवीय श्वसन किसमें होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और दूसरा लिख रहा क्या, अवायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, लिखेंगे इसमें, इसमें अत्यधिक, इसमें अत्यधिक, इसमें अत्यधिक ऊर्जा का, इसमें अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें लिखेंगे, इसमें, इसमें कम, इसमें कम ऊर्जा का, इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, कम ऊर्जा का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें, इसमें भोजन का, इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं, इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं CO2 H2O, CO2 H2O, CO2 H2O और 38 ATP, सॉरी 38 ATP ऊर्जा, इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं इसमें CO2 H2O और 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें लिखेंगे, इसी से रिलेटेड पॉइंट लिखेंगे, इसमें, इसमें भोजन का, इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं, इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं, इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है एवं 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 इसमें, एवं ये बनाता है C2H5OH प्लस CO2 प्लस और 2 ATP, 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। देखो पहले समझ लेते, 3 पॉइंट लिखा हमने, हमने वायवीय श्वसन लिखा, दूसरा तरफ अवायवीय श्वसन लिखा। वायवीय श्वसन किधर होता है, तो पहला पॉइंट लिखा ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक है,
इसमें ना अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है और इसमें क्या होता है, कम ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर लिखा है तीसरा पॉइंट, इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है, CO2, H2O और 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ 2 ATP ऊर्जा का क्या करता है, निर्माण करता है। इसमें एक पॉइंट और छूट गया है, एक पॉइंट लिखना चाहेंगे तो और लिख सकते हैं। इसमें क्या और लिख सकते हैं, इसमें एक पॉइंट और था, वायवीय श्वसन 2 फेजों में पूर्ण होता है। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन 2 चरणों में पूर्ण होता है, 2 चरणों में पूर्ण होता है, 2 चरणों में पूर्ण होता है। प्रथम चरण में, प्रथम चरण कोशिका द्रव में, प्रथम चरण कोशिका द्रव में, प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या लिखा है, लिखा ना वायवीय श्वसन जो ना 2 चरण में कंप्लीट होता है। पहला चरण है ना कहाँ पे, कोशिका द्रव में, और दूसरा चरण कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, ठीक है। लेकिन अवायवीय श्वसन जो है ना एक ही चरण में क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। तो लिखेंगे अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन एक ही चरण में पूर्ण हो जाता है, एक ही चरण में, एक ही चरण में पूर्ण होता है, एक ही चरण में पूर्ण होता है, एक ही चरण में पूर्ण होता है। एक ही चरण ऐसे लिखेंगे, एक ही चरण कोशिका द्रव, इधर लिख लेंगे क्या, कोशिका द्रव में पूर्ण होता है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। तो उसमें क्या लिखेंगे, अवायवीय श्वसन एक ही चरण कोशिका द्रव में क्या होता है, पूर्ण हो जाता नहीं, या पूर्ण होता है, ठीक है। चलो फिर से हम एक बार समझ लेते हैं, फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर। तो वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर हमने लिख दिया, फिर से एक बार समझ लेते हैं। वायवीय श्वसन किधर होता है, तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। वायवीय श्वसन में ना अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में क्या होता है, कम ऊर्जा का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन जो है ना 2 चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है, प्रथम चरण कोशिका द्रव में, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि अवायवीय श्वसन ना सिर्फ एक ही चरण में पूर्ण होता है, वो है कोशिका द्रव में। एक पॉइंट और छूट गया है, एक पॉइंट है ना कि भोजन का जो पूर्ण ऑक्सीडेशन है ना, जब होता है ना तो क्या क्या बनता है, तो भोजन का पूर्ण ऑक्सीडेशन है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 ATP ऊर्जा बनता है। जबकि अवायवीय श्वसन में ना उसमें एथिल अल्कोहल, CO2 और क्या बनता है, सिर्फ 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अगर वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर है ना, सिर्फ इतना लिख देना आप, क्या हो जाएगा आंसर, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे ना ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे कहाँ पे, कोशिका द्रव के अंदर, तो क्या होता है, देखते क्या क्या बनता है, ठीक है। ग्लूकोज है क्या, C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, कोशिका द्रव में, कोशिका, ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे, कोशिका द्रव में होगा। तो क्या बनाएगा, पायरुवेट, क्या बनाएगा ये, पायरुवेट प्लस 2 ATP, क्या कर रहे हो,
पायरुवेट प्लस 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करेगा। ठीक है, ये ग्लूकोज है ना C6H12O6, ये कहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन इसका? कोशिका द्रव्य में। तो क्या बना देगा ये? पायरुवेट बनाएगा और प्लस 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। और ये ना 3 कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, ये क्या होगा? 3 कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, एक हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसमें? ऑक्सीजन के किसमें लिख रहे हैं? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। कहाँ पे लिख रहे हैं? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन यानी O2 अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। तो ये प्रक्रिया कहाँ पे चलेगा? ईस्ट में। कहाँ पे चलेगा? ईस्ट में चलेगा। हिंदी में लिखते हैं ईस्ट में चलेगा। किधर चलेगा ये? ईस्ट में चलेगा। तो देखो हमने लिखा पायरुवेट ना टूटा है, पायरुवेट में टूटा पहले। ये ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में कहाँ पे टूटा है? पायरुवेट में। और यहाँ पे 3 सिचुएशन हम देंगे। पहला सिचुएशन यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन का क्या है? अनुपस्थिति है। तो ये प्रक्रिया कहाँ पे चलेगा? ईस्ट में चलेगा। कहाँ पे चलेगा? ईस्ट में। और ऐसा हो रहा था तो क्या बना रहा था? मेथेनॉल, एथेनॉल नहीं, और प्लस CO2 बना रहा था नहीं। तो ये क्या बना देगा? एथेनॉल C2H5OH प्लस CO2 बना देगा नहीं। और इसको हम बोलते हैं, ये क्या बना देगा? एथेनॉल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, क्या बना देगा? एथिल अल्कोहल। इतना देखने चलेगा ना। ये क्या बना दिया है? C2H5OH, और क्या बना दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है। क्लियर है? ठीक है, ये पायरुवेट था ना 2 एटीपी, ग्लूकोज जो था ना कोशिका द्रव्य में गया, पायरुवेट और 2 एटीपी में टूटा। और इसके लिए 3 कंडीशन हम देंगे। पहला कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन का अनुपस्थिति है। तो ये अनुपस्थिति है, तो ये प्रक्रिया कहाँ चलेगा? ईस्ट में चलेगा। और ये क्या बना देगा? C2H5OH, और क्या बनेगा? CO2 बना देगा। जिससे हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना, बेकरी वगैरह में काम होता है, ब्रेड वगैरह या जलेबी बनाता था, पहले क्या करता था? मैदा को पानी के साथ छोड़ देता नहीं, किण्वन हो जाता था उसमें, या ब्रेड वगैरह बनते तो इसका यूज होता है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या होगा? उपस्थिति होगा। दूसरा फेज क्या है? ऑक्सीजन का उपस्थिति लिखते हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो हम देख रहे थे ऑक्सीजन का उपस्थिति था ना, तो कहाँ पे ये प्रक्रिया हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे हो रहा था? कोई प्रॉब्लम है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्लियर है? चल रहा ना? ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ पे हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये क्या बना रहा था? क्या बना रहा था ये? CO2 H2O और अत्यधिक ऊर्जा बना रहा था नहीं। तो ये क्या बना रहा था? CO2 H2O और क्या? ऊर्जा नहीं, ये बना रहा था। क्लियर हो गया ना? ये क्या बना? CO2 H2O और क्या बना दे? ऊर्जा। तीसरा कंडीशन ये था, दूसरा कंडीशन। ठीक है, तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। देखो एक तो बना ऑक्सीजन का अनुपस्थिति था तो क्या बना? दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति था तो क्या बना? और किधर हो रहा था ये भी बताया हमने। तीसरा हम लिख रहे हैं ना, ये तीसरा क्या हो रहा है? ये तीसरा जो है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कमी होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन की कमी है। देखो पहला लिखा था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति, और तीसरा क्या लिख रहे हैं? ऑक्सीजन का कमी या तो अभाव बोल सकते थे। ठीक है, कमी या तो क्या? अभाव। कमी होगा या तो क्या हो सकता है? अभाव होगा। तो क्या होगा? ये चीजें कहाँ पे होता है? पेशी कोशिकाओं में। जैसे पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं ना, तो देखता है दर्द, पैर दर्द करने लगता है नहीं, पेशी कोशिकाओं में। किधर होगा? पेशी कोशिकाओं में। तो ये क्या बना देगा? ये बनाता है लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या बना देगा ये? लैक्टिक अम्ल बना देगा। लैक्टिक अम्ल बना देगा। क्या बना देगा? ये होता है इसका फार्मूला C3H। क्या बना देगा ये? C3
H6O3 क्या बना है C3H6O3, ये क्या है लैक्टिक अम्ल, ठीक है, ये क्या बना दिया आपका लैक्टिक अम्ल बना दिया, ठीक है। देखो आप समझते हैं, यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, यहाँ पर से पूछता है क्वेश्चन कि हमारी कोशिकाओं में क्रैम्प या ऐठन क्यों महसूस होता है। कभी कभी आप पहाड़ पे चढ़ते होंगे ना, तो आप देखते होंगे ना, पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको ना दर्द महसूस हो जाता है। जब आप पहाड़ पे चढ़ते ना, जब ऊंचाई पे जाते ना, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का धीरे धीरे क्या होता है, कमी होते जाता है, नहीं तो हम जो भोजन किया है उस भोजन का ऑक्सीडेशन क्या होगा, नहीं बराबर होगा, नहीं बहुत कम होगा, जिसके कारण क्या होता है पैर में वगैरह में दिखता है, या लंबा दूरी चलो या तो फिर पहाड़ पे चढ़ने पे ज्यादातर ऐसा होता है, तो वगैरह आपको पूरा बॉडी में लगेगा ना बहुत पेन हो गया, ऐठन महसूस होता है। तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर से कि बॉडी में पेन या ऐठन महसूस क्यों होता है, तो यहाँ पर से इसका आंसर मिल जाएगा। पहले हम फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या। जैसे देखो ग्लूकोज था, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ पे, ये कोशिका द्रव्य में आएगा तो पायरुवेट और 2 एटीपी ऊर्जा में टूट जाएगा। अब यहाँ पे 3 कंडीशन है, ठीक है। एक तो ऑक्सीजन का अनुपस्थिति रहेगा तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगा तो क्या होगा, और ऑक्सीजन का कमी होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये दो तो हमने पहले ही कर लिया, एक नया है नहीं। तो अगर ऑक्सीजन का क्या होगा उपस्थिति होगा तो ये प्रक्रिया कहाँ चलेगा, ईस्ट में चलेगा, और ये क्या बना देगा C2H5OH और CO2 बना देगा, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पहले से पता हमको। दूसरा ऑक्सीजन का अनुपस्थिति है तो क्या बना देगा CO2 और क्या बना देगा H2O, और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का क्या करेगा, सॉरी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण करेगा, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता नहीं। और इधर आते हम, तो यहाँ पे जब हम आएंगे ना, क्या करा, इधर जब हम आएंगे ना तो क्या होता है, तो क्या होता है ये सॉरी ऑक्सीजन का कमी है या तो अभाव है, यानी बहुत कम मात्रा में नहीं के बराबर मिलेगा ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ये कहाँ पे होगा ये सब सिचुएशन, पेशी कोशिकाओं में, और ये क्या बना देगा लैक्टिक अम्ल C3H6O3। यहाँ पर से क्रैम्पिंग वाला क्वेश्चन एक आता है, जब हम PYQ कराएंगे ना तो वहां पे ये क्वेश्चन को क्या कराएंगे, हम आपको करवाएंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले ना फिगर करने का मतलब है डायग्राम कैसे करेंगे, इसमें पिक्चर आता है, लेकिन हम इसको बोर्ड एग्जाम के लिए गेस नहीं कर रहे हैं, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को गेस कर रहा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मनुष्य मनुष्य का श्वसन तंत्र, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम इसको डायग्राम करने के लिए सीख लेते हैं। तो हमने जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था ना, तो आपको हमने 9 डॉट करा था। आज हमने क्या करना है ना, आज हमें सिर्फ क्या करना है, 6 डॉट से हम क्या करेंगे, इसका हम पिक्चर क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका ये हेड हमने बना लिया है, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, हेड बना लिया। हेड से नीचे आएंगे ना, इसका हम नोज बना लेते हैं, इस तरह से नोज बना लिया हमने। नोज के नीचे हम क्या करते हैं, लिप्स बना लेते हैं, ये हमने लिप्स बना लिया है, और इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक इसको हम ना ओशोफेगस, ये जो नली है ना, इसको हम इससे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, ये तो डाइजेशन वाला था ना, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर से एक नली निकलेगी, ठीक है। ये रिस्पिरेटरी वाला नली है, जो आगे चलकर हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपका ना ये हमारा फेरिंग्स हो गया। देखो ये हम इसका आइज बना लेते हैं,
ये हमारा आँख हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा घटा लो, ये और गड़बड़ हो गया नहीं। चलो ठीक है, इसको बाहर जो इस तरह से लगाते हैं। चलो हमें मतलब कि सही है, हमारा नाक से मतलब है ना, ये इस नली से मतलब है, तो ये क्या है हमारा नॉस्ट्रिल्स है, ये हमारा नॉस्ट्रिल्स है जिसको हम नसिका बोलते हैं, ठीक है। ये माउथ है, माउथ से तो हमें मतलब नहीं, हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे नसिका के नीचे आएंगे, तो ये हमारा ये है, ये वाला जगह है हमारा फायरिंग्स, फायरिंग्स है। और ये जो है आपका हिस्सा, ये लैरिंग्स है। देखो फायरिंग्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, फायरिंग्स का हिंदी क्या है देख लेते हैं। फायरिंग्स को हम हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी, ग्रसनी बोलते हैं ना, हाँ। फ्रैंक्स को ग्रसनी बोलते हैं, यस, ग्रसनी बोलते हैं, इसको हम ग्रसनी बोलेंगे। और लैरिंग्स को हम बोलेंगे हिंदी में, लैरिंग्स को स्वरयंत्र बोलते हैं। चलो इतना हो गया, फेरिंग्स हो गया हमारा, लैरिंग्स हो गया। अब इसके नीचे इस वाले हिस्से में आएंगे ना, इधर ये वाला हिस्सा, तो ये अर्ध वलयाकार कार्टिलेज का बना होता है, ये हमारा है ट्रैकिया है, ये क्या है ट्रैकिया। इस इसको बोलते हैं, ट्रैकिया को हिंदी में बोलते हैं वायुनली, इसको हम लोग बोलते हैं वायुनली। ठीक है, ये ट्रैकिया नीचे की ओर आया, और ये आगे चल कर ना दो भाग में बढ़ जाता है, ये ट्रैकिया आगे चलकर कितना भाग में बढ़ जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है। इसको और ये हम क्या करते हैं, इसको और नीचे यहाँ पर से फिर से हम ड्राउ करते हैं। ये फेरिंग्स लैरिंग्स हो गया, ये नली हमें इसको नीचे की ओर लेकर आते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है ट्रैकिया है, ओके। ये हमारा ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर आने पे ना ये कितना भाग में बढ़ जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका हम लंग्स बना लेंगे, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, लंग्स बना लिया है। ये हमारा आर्म्स एक तरह से हो गया, ठीक है। बाजू वाला हिस्सा आपका है ये, इधर भी इस तरह से कर लो, बाजू का हिस्सा हमने बना लिया। नहीं बनाओगे तो चलेगा, इसकी कोई ज़रूरत थोड़ी है हमें। चलो ये हो गया, हमने ट्राइकिया बना लिया। और ये जब यहाँ ट्राइकिया आगे चलकर दो भाग में बढ़ता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकी, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं ब्रोंकी बोलते हैं, ब्रोंकी। और ब्रोंकी बोलते हैं इसको, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ब्रोंकी को हिंदी में क्या लिखा, श्वसनी, श्वास नली या श्वसनी लिखा, श्वास नली, श्वास नली बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये आगे चल कर ना ब्रोंकी जो है ना, बहुत सारा हिस्सा में ये जो ब्रोंकी है ना, बहुत सारा हिस्सा में क्या होता है, बट जाता है, ठीक है। ये आगे चलकर ब्रोंकी जो है ना, बहुत सारे हिस्सों में क्या होता है, बट जाता है।
ठीक है, इस तरह से ब्रोंकी है। ठीक है, ये ब्रोंकी आपका, और ये ब्रोंकी आगे चलकर देखो दो भाग में बट गया ना, ये बटा, इसको ब्रोंकी बोला, और इसको जो अंदर बहुत सारा नलिकाएं निकला ना ब्रोंकी से, ये देखो बहुत सारा निकला है, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल्स में देखा ये गुम्बद जैसा, ये बैलून जैसा रचना फ्लोर वो दिख रहा है, ये वाला, ये रचना, ये वाला, इसको बोलते हैं एल्बियोलाई, और इसको बायोप्रोपोस्ट हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोप्रोपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका डायफ्राम है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका डायफ्राम। इसको हाथ बना दोगे क्या, चलो ये आपका हाथ हो गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये तो इधर से इतना ही रहने दो, इससे ठीक लग रहा है। ठीक है, चलो इतना ही सही लग रहा है, चलो हो गया। तो ये अगर हमें डायग्राम का पिक्चर करना है ना, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, हम फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखो, हमें बोर्ड एग्जाम्स में अगर आना होगा, हम गेस नहीं कर रहे पर आ सकता, उसने क्वेश्चन किस तरह से पूछना है, पहला आपको बोल देगा ना कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नामांकित चित्र बनाएं, या तो उसके साथ बोल देगा उसका नॉमिनेशन करें, यानी नाम भी लिखना है, पिक्चर भी करना, और कभी कभी दे देगा डायग्राम का ना वर्णन करें, यानी इसमें श्वसन चलता कैसे, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो पहले हमने क्या करा, हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये नाक है, हमें नाक से मतलब है नसिका, नॉस्ट्रल्स लिखा, नसिका हमने लिखा यहाँ पे, उसके जैसे नीचे नली आएंगे ना, तो ये फेरिंग्स वाला हिस्सा है जिसको ग्रसनी बोलते हैं, और यहाँ पे देखो कंठ वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पे जो रहता है ये बॉक्स जैसा बना होता है। ठीक है, इसको हम सर यंत्र बोलते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं या तो इसको बोल पाते हैं। ये लैरिंग्स आपका है, लैरिंग्स से जैसे नीचे आएंगे ना, तो ये हाफ सर्कुलर रिंग होता है, ये कार्टिलेज बोन का बना होता है। ठीक है, ये पूरा नहीं होता, सिर्फ आगे की ओर होता है, अंदर में मसल्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसके नीचे नली नट ट्रैकिया आगे चल कर ना दो भाग में बट जा रही है, देखो एक इधर भाग आ गया, एक इधर भाग, ये जो दो भाग में बटा है ना, इसी को हम लोग बोले ब्रोंकी, यानी श्वसनी बोले हैं। और ये उसके बाद देखो बहुत सारा पार्ट्स में ब्रोंकी अलग अलग पार्ट्स में बट गया, देख रहे हैं यहाँ पे नहीं, तो इसको हम ब्रोंक्योल्स बोलते हैं। ये श्वसनिकाओं बोलेंगे इसको, श्वसनी से छोटा होता है। और देखा गुंबद जैसा रचना, बैलून जैसा जो फूला हुआ रचना है, इसको हमने बायो प्रकोष्ठ बोला है, यहीं पे हवा आके लास्ट में आती है। ठीक है, अब हमें इसको हमने पिक्चर तो आपको बता दिया कि पिक्चर ड्रॉ कैसे करना। ठीक है, ये डायफ्राम आपका है। ठीक है, अब हमें लिखना कैसे, देखो हमने कुछ नाम से लिख रहे हैं, हमने इसे पहला नंबर मैंने क्या लिखा, देखो हमने कुछ ना, आपको जब आद करना ना, तो आद करने के लिए हम कुछ तरीके बता रहे हैं आपको क्या करना, कुछ सीरियल नंबर से हम कुछ नाम लिख दे रहे हैं, और उसको आप आद रखना, उसी हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला में लिख रहे हैं नोस्ट्रिल्स, नंबर 1 लिख रहे हैं हम नोस्ट्रिल्स, जिसको हमने क्या बोला, नशिका बोला। नोस्ट्रिल्स के बाद लिखेंगे नंबर 2 पे हम लिखेंगे सेंसिटिव सेल्स, ये इसका मतलब होता है संवेदी कोशिकाएं, वहां पे हमने नहीं लिखा था इसको, सेंसिटिव से लिखा ना। उसके बाद हम लिखेंगे फेरिंग्स, फेरिंग्स लिखा, उसके बाद लिखेंगे नंबर 4 पे ग्लॉटिस, देखो यहीं पर इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। ग्लॉटिस के बाद लिखेंगे एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद लिखा हमने एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा है, एपिग्लॉटिस।
उसके बाद लिखा है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद लिखेंगे, लैरिंग्स के बाद लिखेंगे हम लोग क्या, लैरिंग्स के बाद लिखेंगे वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, और उसके बाद लिखेंगे वोकल कॉर्ड के बाद हमने क्या लिखा है, ट्रैकिया है ना, वोकल कॉर्ड के बाद क्या है, ट्रैकिया। 9 नंबर में लिखेंगे हम लोग क्या, ब्रोंकी, ब्रोंकोस, 10 में लिखेंगे ब्रोंकोस, ब्रोंकी ब्रोंकोस, और एक लास्ट में हम लोग लिख रहे हैं क्या, एल्वियोलाई। देखो अब हमें ना पिक्चर तो हमें इधर कर दिया आपको, अगर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना है तो कैसे हम करेंगे एक्सप्लेन, इसका शुरू करते हैं। तो देखो नॉस्टिस है ना, नसिका जिसको बोल रहे हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखने आएगा तो लिखेंगे, स्टार्ट कर लिखने के लिए, ठीक है, लिखेंगे मनुष्य में श्वसन तंत्र का प्रारंभ एक जोड़ा नसिका छिद्र से होता है। देखो आप ये जो नाक देख रहे हो ना, ये एक जोड़ा नहीं, एक एक ये होल्स है, एक ये होल्स है, पेड़ है कि नहीं, तो पहला हम क्या बोलेंगे, ये हमारा नाक है, ये हमारा होल्स है, नहीं पेड़ में है कि नहीं, तो बोलेंगे सबसे पहले क्या, मनुष्य में श्वसन तंत्र का प्रारंभ एक जोड़ा नसिका छिद्र से होता है, एक नसिका छिद्र इधर, एक नसिका छिद्र, ठीक है, एक जोड़ा नसिका छिद्र, दो है ना इसलिए हमने एक जोड़ा बोला, दो दो चीजें होता है उसको एक को हम बनाने के लिए एक बनाते हैं, ठीक है, उसको हम जोड़ा बोलते हैं। तो हमने क्या सबसे पहला लाइन लिखना है, इसका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिस्क्रिप्शन लिखना है, वर्णन करना है, तो लिखेंगे स्टार्टिंग कैसे करेंगे, बोलेंगे मनुष्य में श्वसन तंत्र का प्रारंभ एक जोड़ा नसिका छिद्र से होता है। आगे ना क्लियर हो गया समझ, मनुष्य में श्वसन तंत्र का प्रारंभ कहाँ से होता है, एक जोड़ा नसिका छिद्र से होता है। इसमें क्या होता है ना, जब हम हवा खींचते हैं ना, तो नासिका छिद्र से हवा क्या होता है, यहाँ से पास होता है, इसमें इस नली में जाता है, तो यहाँ पे हम नाक में जैसे जाते ना, तो हमारे अंदर देखो सेंसिटिव सेल, ये हमारा नाक का जो अंदर वाला एरिया है ना, किसका बना हुआ, सेंसिटिव सेल यानी संवेदी कोशिका। कोई भी आप जब सांस लेते हैं ना, किसी तरह का हवा में सुगंध या दुर्गंध कुछ भी हो ना, तो क्या करता है, ये पता कर लेता है सेंसिटिव सेल कि हवा में किस तरह का गंध है, ठीक है, ये कर लेता है। आप जब से नाक में जाएंगे ना, तो देखेंगे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, रचना होता है, जैसे हवा सांस लेते हैं ना, तो बहुत सारा हवा में धूलकण भी होते हैं, तो क्या होता है हमारे नाक में चले जाते हैं, तो ये इसके अंदर ना म्यूकस पदार्थ होता है, हेयर्स होता है, पहले तो हेयर उसको रोकने का काम करता है, फिर देखिए म्यूकस चिपचिपा श्लेष्मा एक पदार्थ होता है, वो क्या करता है, उसको जो भी हवा में धूलकण वगैरह वो उसको क्या करता है, चिपका लेता है, यानी हवा को नाक में फिल्टर लगा हुआ एक तरह से कह सकते हैं। फिर फिल्टर क्या करेगा, उसका सुगंध दुर्गंध का पता करेगा, पार्टिकल्स है हवा में बेकार का, उसको क्या करेगा, वो छान लेगा इधर ही नहीं, और बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल है तो अंदर अपने अंदर श्लेष्मा एक पदार्थ जो होता है ना, उसको क्या कर लेगा, चिपका लेगा, उसके बाद हवा क्या करने देगा, इधर से पास होने देगा, ठीक है। जब हवा पास होगा ना, तो कहाँ पे आएगा, ये हवा हमें कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये वाला हिस्सा देखो फेरिंग्स में पहुंचेगा, ये हवा कहाँ पहुंचेगा, फेरिंग्स में पहुंचेगा, ठीक है, हवा कहाँ पहुंच गया, फेरिंग्स में, फिर हवा फेरिंग्स में, यहाँ पे देखो एक हमने ये बनाया दिया है, तो इसको हमें एक और नाम देते हैं, ये जो हमने पिक्चर बनाना, ये है आपका जो यहाँ पे लिखा देखो ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, तो ये ग्लॉटिस वाले ढक्कन, ग्लॉटिस वाला नली पूरा है, और ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा जिसको इपीग्लॉटिस बोलते हैं, ये ग्लॉटिस है, और इसके ऊपर का जो ढक्कन है इसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस, क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। तो जब हम खाना, सॉरी जब हम कुछ खा रहे थे या पी रहे थे ना, तो ये ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है, और जब हम सांस लेते ना, तो ये ढक्कन क्या होता है, खुला रहता है, ठीक है। तो जैसे ही हम स्वर यंत्र में आएंगे तो इसको ग्लॉटिस एपीग्लॉटिस के बारे में क्या बोलेंगे, फेरिंग्स के नीचे का हिस्सा जो है ना, इसको हम ग्लॉटिस बोल रहे हैं। ग्लॉटिस क्या होता है, तो एक ढक्कन होता है, एक ही देखो यहाँ पर से देखोगे ना, तो यहाँ पर से ये डाइजेशन वाला नली, माउथ वाला नली आया है, और इधर इसके पीछे से ये नली जो है ना, कौन सा आया है, श्वसन वाला है नहीं, और एक जगह पे जाकर यहाँ पे ना ज्वाइंट है, मिला हुआ है दोनों नली, जंक्शन है एक तरह से, ठीक है। तो जैसे ही हम कुछ खाते या पीते हैं ना, तो ये नली ग्लॉटिस वाला नली ये बंद हो जाता है, जो पीछे श्वसनिकाओं श्वसनी में जाता है, ये ट्रैकिया में आगे चल के चला जाता है, ठीक है।
तो बंद हो जाता है, जैसे सांस लेते तो ये खुल जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, कभी-कभी आपने देखा होगा, आप बहुत कुछ काम जल्दी में करते हो या खाना खा रहे हो, गप कर रहे हो, तो क्या होता है ना, मतलब कि सरकना टाइप का होता है, सरक जाते हो कि नहीं? तो हमारा ब्रेन कन्फ्यूज हो जाता है। अब जब खाते समय दोनों काम एक साथ करते हो ना, तो ग्लोटिस का ढक्कन एपिग्लोटिस है, उसको बंद करना है या खुला रखना, वो कन्फ्यूज हो जाता है कि करना क्या है। ऐसा सिचुएशन होता है, फिर देखो वो पता चलेगा नाक चावल जो है ना, छोटा पार्टिकल वो नाक से आ रहा, फिर बाद में बाहर नहीं, तो ऐसा होता है। तो जब ये ग्लोटिस पे ग्लोटिस क्या है, तो ग्लोटिस एक जंक्शन है दोनों का, ठीक है, माउथ कैविटी का भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी। तो जैसे हम सांस लेते हैं तो ये ढक्कन खुला रहता है, जैसे हम कुछ खाते पीते तो ये ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है। फिर यहाँ से सांस जो है ना कहाँ पे आता है, आपका लाइरेंक्स में आता है। कहाँ पे आता है, लाइरेंक्स, स्वर यंत्र। ये क्या होता है ना, यहाँ पे एक पतली मेम्ब्रेन झिल्ली होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, पूरा हवा भरा होता है, जिसके कारण हम कोई वर्ड्स को उच्चारण कर पाते हैं या क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लैरिंग्स में आए, लैरिंग्स के नीचे जाएंगे ना, तो लैरिंग्स के नीचे का जो हिस्सा है, इसमें ये आपने ये वाला देख रहे होंगे आप, ये यहाँ पे टच करेंगे ना तो आप महसूस करेंगे कि यहाँ पे कुछ हड्डी जैसा है। ये हड्डी नहीं होता, हाफ सर्कुलर वो कार्टिलेज बोन होता है, थोड़ा मुलायम बोन होता है। कार्टिलेज तो पता ही होगा आपको, ये हाफ क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने सेल टिश्यू। तो ये हाफ सर्कुलर क्या होता है, बोन होता है। सिर्फ हाफ सर्कुलर का मतलब है ना, सिर्फ आगे की ओर ही होता है, पीछे की ओर क्या होता है, नहीं होता है। सॉरी। तो ये पीछे की ओर मसल्स वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये ट्रैकिया के बारे में बता दिया। ट्रैकिया क्या होता है, हाफ सर्कुलर रिंग का बना हुआ, छल्ले होते हैं बहुत सारे। फिर ट्रैकिया के आगे जाएंगे ना, तो ये ट्रैकिया आगे चलकर क्या होता है, दो भाग में बट रहा है, दिख रहा है ना। जो दो भाग में बट रहा है इसको हमने ब्रोंकी बोला है, ठीक है। और ब्रोंकी आगे चलकर ना लंग्स में ओपन होता है, और ये बहुत सारा ब्रोंकोस का निर्माण करता है। और हर ब्रोंकोस में ना गुब्बारा जैसा रचना दिख रहा होगा, ये आपका एल्वेलाई है, जिसको हम हिंदी में वायु प्रकोष्ठ बोलते हैं। ये जब हम सांस लेते हैं ना, तो वायु प्रकोष्ठ के द्वारा जो हवा आता है ना, इसी लास्ट हिस्सा में आता है, वायु प्रकोष्ठ एल्वेलाई में। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पर से कि लास्ट टाइम जो हवा है कहाँ पे होता है, तो यही बार्कस में। या तो ऐसे पूछ लेता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो यही एल्वेलाई यानी वायु प्रकोष्ठ में आपका होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखें कैसे कैसे आपका हवा आया बॉडी में। और यहाँ पे एल्वेलाई में जब हम सांस लेते हैं दो चीज होता है, ठीक है। एक सांस लेते हैं इनहेलिजेशन, सांस छोड़ते हैं एक्सहेलिजेशन, ठीक है, यानी स्वच्छवास और उच्छ्वास, इनहेलिजेशन। तो हम ये दो चीज पहले क्लियर कर लेते हैं आपको। हमने दो चीज इसमें क्लियर करना है। पहला इनहेलिजेशन, इसका मतलब होता है सांस लेना। एक होता है एक्सहेलिजेशन। इसका मतलब होता है सांस छोड़ना, ठीक है। तो देखो सांस लेते ना तो क्या होता है, वायुमंडल में जो हवा होता है ना, वायुमंडल में जो हवा होता है ना, वो नसिका के द्वारा, वायुमंडल में जो हवा होता है ना वो नसिका के द्वारा क्या होता है, नसिका से होते हुए लंग्स में पहुंचता है, ठीक है। तो जब वो हवा होता है ना तो उसमें एक गैस का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। हर हमारा बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये बहुत सारा प्रोसीजर चलता है और लास्ट में एल्वेलाई के पास जब आता है तो ये अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, O2 अलग। अब यहाँ पे अलग हो गया, फिर हम क्या करेंगे, सांस छोड़ेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे। नहीं, तो जब सांस छोड़ेंगे ना, जब हम सांस क्या करेंगे, छोड़ेंगे ना, तो ये तो लंग्स में ये फिर ना ये जो एल्वेलाई वाला हिस्सा है ये फिर हमें कनेक्टेड होगा हार्ट से। तो ऑक्सीजन तो चल जाएगा, हार्ट का सुपीरियर वेना कावा होता है वहां पे, उधर चला जाएगा। और जब हम सांस छोड़ेंगे ना तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी की जरूरत नहीं है, वो जब हम सांस छोड़ेंगे ना, एक्सहेलेशन करेंगे ना, तो क्या होगा, बॉडी से बाहर, यानी लंग्स से होते हुए, नसिका छिद्र से होते हुए वायुमंडल में चला जाएगा, ठीक है। जब हम सांस लेते तो क्या होता है, गैस का जो मिक्सचर होता है ना, वो वायुमंडल से किधर जाता है, वायुमंडल से हवा, इधर लिखते हैं, वायुमंडल से हवा कहाँ पे जाता है, नसिका में। वायुमंडल से हवा कहाँ गया, नसिका में।
नसिका से कहाँ पे गया, फेफड़ा में, फेफड़ा में चला गया। नहीं, इनहेलेशन में ऐसा प्रोसीजर चलता है। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, फेफड़ा में जो हवा है ना, वो नसिका से होते हुए कहाँ जाता है, वायुमंडल में, फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो कभी कभी पूछता है कि इनहाइलेशन एक्सहाइलेशन क्या है। इसको पता है, इनहाइलेशन को स्वच्छवास उच्छ्वास क्या बोलते हैं, एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हाँ, प्रश्वास बोलते हैं, सॉरी, इसी को ना एक और नाम है प्रश्वास, प्रश्वास भी बोलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं बुक में लिखा रहा। और इसका एक नाम है उच्छ्वास, है ना, उच्छ्वास होगा शायद, उच्छ्वास। तो कभी कभी पूछ लेगा प्रश्वास क्या होता है, उच्छ्वास क्या होता है। यानी इनहलेशन प्रश्वास हो गया, एक्सहेलेशन उच्छ्वास हो गया। तो प्रश्वास इनहेलेशन के बारे में क्या बोलेंगे, जब वायुमंडल से हवा नसिका के द्वारा कहां पे पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहाइलेशन, प्रश्वास बोलते हैं, सांस लेना बोलते हैं। दूसरा है उच्छ्वास, नहीं, इसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। जब हवा फेफड़ा से नसिका छिद्र के द्वारा वायुमंडल में पहुंचाया जाता है, इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को क्या बोल देंगे, उच्छ्वास, उच्छ्वास है ना, हाँ, उच्छ्वास बोल देंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जितना हमने ये समझा है ना, अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन हमने बोला 3 तरह से आपका आता है। पहला तो डायग्राम करने आता है, हमने डायग्राम करना आपको सिखा दिया है, इसका नाम भी बता दिया किसका किसका नाम है, इसमें प्रोसीजर कैसे चलता है ये भी हमने सारा क्या कर लिया है, आपको बता दिया है, ठीक है। तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो और इस बार हमें ऐसे प्रैक्टिस कर लेना आप, लेकिन हम ये क्वेश्चन को गेस नहीं कर रहे हैं, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को गेस करा इस बार, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस कर कर जाना, अगर आ जाए तो फिर क्या करोगे, लिखना पड़ेगा ना आपको। तो आप इसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। लिखने आएगा तो इस तरह से लिखना। अब हम तो लिखे नहीं, हम तो समझा दिए, आप तो हर एक लाइन को लिखना पॉसिबल नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल पे मेरा जाना, प्रभात बोर्ड एग्जाम सर्च करना, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप क्या करना, नोट्स वगैरह क्लियर कर लेना। या तो इंस्टा पे जाना आप, वहां भी सर्च कर सकते हो आप, प्रभात बोर्ड एग्जाम, वहां पे भी नोट्स हमने पढ़ा हुआ है इसका, ठीक है। वहां से क्या करना, आप क्लियर कर लेना। तो हमने 2 टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर लिया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पिक्चर बनाना सीख लिया हमने, इसका नाम लिखना सीख लिया। साथ में हमें मेन इंपॉर्टेंट ये है, इनहेलेशन यानी प्रश्वास क्या होता है, एक्सहेलेशन उच्छ्वास क्या होता है, यानी सांस छोड़ना सांस लेना क्या होता है, ये हमने क्या कर लिया, आपको समझा लिया अच्छे से, ठीक है।